ग्रीटिंग्स फॉर द डे। मेरे प्यारे बच्चों, मैं सुरेश वर्मा आपके लिए आपका एक नया पाठ लेकर के प्रस्तुत हूँ। देखिए, हम दिन प्रतिदिन अपनी रोज़मर्रा की ज़िंदगी में बहुत से काम करते हैं, बहुत सी चीज़ें इधर से उधर उठा के करते हैं, खेलते हैं, कूदते हैं, दौड़ते हैं, भागते हैं, नहाते खाते हैं, रोते सोते हैं, हंसते कूदते हैं। लेकिन ये जितने भी काम हम लोग करते हैं उनको हम क्या कहते हैं, किस हमारी हिंदी व्याकरण के अंतर्गत किस कैटेगरी में आते हैं, किसके अंतर्गत आते हैं, ये सब जानने से पहले हम अपना जो पीछे पढ़ा हुआ पाठ है उसके बारे में पुनरावलोकन कर लेते हैं, थोड़ी सी जानकारी उसकी कर लेते हैं। उसके बाद आज हम आपको एक नई चीज़ बताएंगे। आप डेली वो काम करते हैं लेकिन उसके बारे में आपको संज्ञान में लाना है बस केवल। देखिए, हमने पिछले गत वीडियोज़ में हमने आपको संज्ञा और सर्वनाम, उसकी परिभाषा, उनकी विशेषताएं, उनके भेद आपको उदाहरण सहित पढ़ाया था। ठीक है, तो संज्ञा की परिभाषा किसी व्यक्ति, स्थान, वस्तु आदि तथा नाम के गुण, धर्म, स्वभाव का बोध कराने वाले शब्द को हम संज्ञा कहते हैं। ठीक है, और संज्ञा के भेद जो हुए वो कितने होते हैं? वो 3 होते हैं, ये बताया था हमने आपको। ठीक, व्यक्तिवाचक, जातिवाचक, भाववाचक, इनके निम्न कैटेगरीज की अलग अलग मैंने इनको परिभाषित किया था और साथ ही साथ में इसके उदाहरण दिए थे। ठीक है, उसके बाद हमने सर्वनाम की परिभाषा और उसके भेद बताए थे कि कितने प्रकार के उसके भेद होते हैं। 6 भेद होते हैं। ठीक है, देखिए, सर्वनाम क्या होते हैं? वह जो संज्ञा शब्दों को पूर्ण रूप से स्थानांतरित करते हैं वह सर्वनाम होते हैं। ठीक है, अब उसके भेद 6 प्रकार के होते हैं। 6 भेद होते हैं, वो होते हैं आपके पुरुषवाचक सर्वनाम, निश्चयवाचक सर्वनाम, अनिश्चयवाचक सर्वनाम, प्रश्नवाचक सर्वनाम, संबंधवाचक सर्वनाम, निजवाचक सर्वनाम। ये कुछ हमने संज्ञा और सर्वनाम की डेफिनेशंस पढ़ाई और बताई थी। ठीक है, अब देखिए, ये जो कैटेगरीज हैं ये हमारे 6 हिस्सों में बटी होती हैं हिंदी व्याकरण की। देखिए, पहला की जो है हमारा संज्ञा, सर्वनाम, क्रिया, विशेषण और अव्यय। तो जिसमें से मैंने आपको संज्ञा, सर्वनाम की जानकारी दी, अब क्रिया की जानकारी दे रहा हूँ। अगले वीडियो विशेषण की जानकारी मिल जाएगी। तो उससे पहले हम आइए अब जान लेते हैं कि हमने शुरू में क्या कहा था। शुरू में हमने आपसे कहा था हमारे द्वारा बहुत से दिन भर में रोज़मर्रा की ज़िंदगी में बहुत से काम किए जाते हैं। तो वो जो हमारे द्वारा या किसी प्राणी वस्तु के द्वारा, प्राणियों के द्वारा जो काम किए जाते हैं उन्हें हम कहते हैं, क्या कहते हैं? हम कहते हैं क्रिया। क्या कहते हैं? क्रिया। जैसे हंसना, रोना, खाना, पीना, दौड़ना, भागना, लिखना, पढ़ना, ये सारी की सारी चीज़ें जो हमारे द्वारा की जाती हैं वो कहलाती हैं क्रिया। ठीक है, आइए हम पहले क्रिया की परिभाषा जान लेते हैं उदाहरण सहित। देखिए, जिस शब्द अथवा शब्द समूह के द्वारा किसी कार्य के होने अथवा किए जाने का बोध हो उसे क्रिया कहते हैं। ठीक है, मतलब जिस शब्द अथवा शब्द समूह के द्वारा किसी कार्य के होने अथवा किए जाने का बोध हो उसे क्रिया कहते हैं। जैसे सीता नाच रही है, बच्चा दूध पी रहा है, सुरेश कॉलेज जा रहा है, शिवाजी बहुत वीर थे। ठीक है, अब देखिए, इनमें नाच रही है, पी रहा है, जा रहा है शब्दों से कार्य व्यापार का बोध होता है। इन सभी शब्दों से किसी कार्य के करने अथवा होने का बोध हो रहा है, अतः ये क्रियाएं हैं। क्रिया सार्थक शब्दों के 8 भेदों में से एक भेद है। ठीक है, व्याकरण में क्रिया एक विकारी शब्द है। व्याकरण में क्रिया एक विकारी शब्द है। हमने शब्द के 2 प्रकार बताए थे, विकारी और अविकारी, ये आपको याद होगा। क्रिया के भी कई रूप होते हैं। देखिए, क्रिया के भी कई रूप होते हैं जो प्रत्यय और सहायक क्रियाओं द्वारा बदले जाते हैं। ठीक है, क्रिया के रूप से उसके विषय, संज्ञा या सर्वनाम के लिंग और वचन का भी पता चल जाता है। ठीक है, क्रिया वह विकारी शब्द है जिससे किसी पदार्थ या प्राणी के
विषय में कुछ विधान किया जाता है अथवा जिस विकारी शब्द के प्रयोग से हम किसी वस्तु के विषय में कुछ विधान करते हैं उसे क्रिया कहते हैं। जैसे घोड़ा जाता है, कौन जाता है? घोड़ा जाता है। पुस्तक मेज पर पड़ी है, कौन मेज पर पड़ी है? पुस्तक। ठीक है, इसी प्रकार से उपयुक्त वाक्यों में जाता है, पड़ी है और खाता है क्रियाएं हैं। ठीक है, ये आपको पता है। फिर हिंदी व्याकरण में आते हैं धातु। क्रिया का मूल रूप धातु कहलाता है। जो क्रिया का जो मूल रूप होता है वह कहलाता है धातु। देखिए, क्रिया के साधारण रूपों के अंत में ना लगा रहता है। ठीक है, जैसे कि क्रिया के जो साधारण रूप होते हैं उसके अंत में ना लगता है। जैसे आ प्लस ना, ना, आना। ठीक है, तो उसे कहते हैं जैसे आना, जाना, पाना, खोना, खेलना, कूदना आदि। साधारण रूपों के अंत का ना निकाल देने से जो बाकी बचे उसे क्रिया की धातु कहते हैं। ठीक है, अगर हम जाना में से ना निकाल दें तो और लिखते हैं जा, तो वो धातु कहलाएगा। ठीक है, वो क्रिया का आधा अर्थ वो धातु कहलाएगा जिसके आधार पर पूरा शब्द बना है। ठीक है, आना, जाना, पाना, खोना, खेलना, कूदना क्रियाओं में से आ, जा, पा, खो, खेल, कूद धातुएं हैं। शब्दकोश में क्रिया का जो रूप मिलता है उसमें धातु के साथ ना जुड़ा रहता है। ठीक है, ना हटा देने से धातु शेष रह जाती है। जैसे लिख, पढ़, जा, खा, गा, रो आदि। अब अगर हम लिख में ना जोड़ दें तो लिखना हो जाएगा, पढ़ में ना जोड़ दें तो पढ़ना हो जाएगा, जा में ना जोड़ दें तो न जाना हो जाएगा इत्यादि। ठीक है, इन्हीं में ना जोड़ देते हैं तो इसमें से क्रियाएं बनती हैं। धातु के भेद होते हैं दो प्रकार के, मूल धातु, यौगिक धातु। ठीक है, जो मूल धातु होती है वह यह स्वतंत्र होती है तथा किसी अन्य पर निर्भर नहीं होती है। ये स्वतंत्र होती है मूल धातु, ये किसी पर निर्भर नहीं होती है और ये स्वतंत्र होती है। जैसे कि खा, पी, रह आदि। ठीक है, ये मूल धातु के उदाहरण हैं, ये स्वतंत्र हैं। यौगिक धातु, यौगिक धातु मूल धातु में प्रत्यय लगाकर कई धातुओं को संयुक्त करके अथवा संज्ञा और विशेषण में प्रत्यय लगाकर बनाई जाती हैं। ठीक है, जैसे अब उठाना, उठवाना, दिलाना, दिलवाना, कराना, करवाना। ठीक, रोना धोना, चलना फिरना, खा लेना इत्यादि। यौगिक धातुएं तीन प्रकार की होती हैं। अब देखिए, धातु दो प्रकार की होती हैं। ठीक है, पहला आपका मूल धातु, दूसरी मूल धातु और दूसरी यौगिक धातु। लेकिन यौगिक धातु भी तीन प्रकार की होती हैं। प्रेरणार्थक क्रिया, ठीक है, यौगिक क्रिया, नाम धातु। अब देखिए, प्रेरणार्थक क्रिया क्या होता है? प्रेरणा से ही मतलब पता चल जाता है कि किसी को एंथुसियास्ट करना, प्रेरणा देना। ठीक है, प्रेरणार्थक क्रियाएं अकर्मक एवं सकर्मक दोनों क्रियाओं से बनती हैं। आना, लाना जोड़ने से प्रथम प्रेरणार्थक एवं वाना जोड़ने से द्वितीय प्रेरणार्थक रूप बनते हैं। देखिए, आना और लाना जोड़ने से प्रथम प्रेरणार्थक बनती है और वाना जोड़ने से द्वितीय प्रेरणार्थक रूप बनते हैं। ठीक है, प्रेरणार्थक क्रिया के उदाहरण मूल धातु, प्रेरणार्थक धातु। उठ, ना, ठीक है, ये मूल धातु है और ये प्रेरणार्थक धातु। इधर आप दो भागों में देख रहे होंगे। उठ ना तो उठाना, उठवाना। दे ना, ठीक है, दिलाना, दिलवाना। इसी प्रकार से अन्य यौगिक क्रिया, ठीक है, दो या दो से अधिक धातुओं के संयोग से यौगिक क्रिया बनती है। यौगिक क्रिया के उदाहरण रोना धोना, मतलब दो धातु से मिलकर के यौगिक बनती है, जोड़ के मतलब। ठीक है, चलना फिरना, खा लेना, उठ बैठना, उठ जाना, खेलना कूदना आदि। नाम धातु, ठीक है, संज्ञा या विशेषण से बनने वाली धातु को नाम धातु क्रिया कहते हैं। जैसे गरियाना, लतियाना, बतियाना, गरमाना, चिकनाना, ठंडाना। ठीक है, नाम धातु के उदाहरण अब देखिए, गाली से बना गरियाना, लाल से बना ललियाना, लात से बना लतियाना, चिकना से बना चिकनाना, ठंड से ठंडाना। अब ये सारी की सारी जो हैं आपके नाम धातु थे। ठीक है, अब देखिए क्रिया के भेद। अब क्रिया के भेद हम लोग पढ़ लेते हैं। क्रिया के भेद हमारे अकर्मक और सकर्मक होते हैं। अन्य जो होता है वो द्विकर्मक क्रिया होता है। ठीक है, रचना की दृष्टि से क्रिया के भेद, अकर्मक, दूसरा सकर्मक और एक होता है द्विकर्मक क्रिया। ठीक है,
अकर्मक क्रिया, जिन क्रियाओं का असर कर्ता पर ही पड़ता है वे अकर्मक क्रिया कहलाती हैं। ऐसी अकर्मक क्रियाओं को कर्म की आवश्यकता नहीं होती। अकर्मक क्रियाओं के उदाहरण जैसे कि राकेश रोता है, सांप रेंगता है, इसका कर्ता पे ही इसका देखिए कर्म का फर्क पड़ रहा है। ठीक है। कुछ अकर्मक क्रियाएं ले जाना, होना, बहना, सोना इत्यादि। ठीक है। अब सकर्मक क्रिया, जिन क्रियाओं का असर कर्ता पर नहीं कर्म पर पड़ता है, मतलब जो काम करने वाला होता है उस पर ना पड़ के उसके द्वारा किए गए कर्म पर पड़ता है, वह सकर्मक क्रिया कहलाती है। इन क्रियाओं से कर्म का होना आवश्यक होता है। ठीक है। सकर्मक क्रिया के उदाहरण, मैं लेख लिखता हूँ, सुरेश मिठाई खाता है। ठीक है। इस प्रकार से जैसे द्विकर्मक क्रिया, जिन क्रियाओं के दो कर्म होते हैं उन्हें द्विकर्मक क्रिया कहते हैं। द्विकर्मक क्रिया के उदाहरण, मैंने राम को पुस्तक दी। ठीक है। इसमें देखिए देना जो है वो क्रिया के दो कर्म हैं। ठीक है। क्रिया के दो कर्म को दर्शा रहा है, इसीलिए इसमें द्विकर्मक कहा गया। प्रयोग के आधार पर क्रिया के भेद, अकर्मक क्रिया, सकर्मक क्रिया, ये प्रयोग के आधार पर होते हैं। ठीक है। हमने अकर्मक क्रिया और सकर्मक क्रिया के बारे में आपको पढ़ाया, बताया भी ऊपर है। सकर्मक क्रिया के उदाहरण द्विकर्मक क्रिया, ठीक, इसके बारे में भी मैंने पढ़ाया। अब देखिए आपको अपूर्ण सकर्मक क्रिया। अब हम बात करेंगे अपूर्ण सकर्मक क्रिया की, जिस क्रिया के पूर्ण अर्थ का बोध कराने के लिए कर्ता के अतिरिक्त अन्य संज्ञा या विशेषण की आवश्यकता पड़ती है, उसे अपूर्ण सकर्मक क्रिया कहते हैं। कहने का मतलब यहाँ पर क्या है, जिस क्रिया के पूर्ण अर्थ का बोध कराने के लिए, मतलब कोई क्रिया है उसका पूर्ण अर्थ का बोध यानी जानकारी कराने के लिए अगर करने के लिए कर्ता के अतिरिक्त अन्य संज्ञा या विशेषण की आवश्यकता पड़ती है, उसे अपूर्ण सकर्मक क्रिया कहते हैं। अपूर्ण सकर्मक क्रिया का अर्थ पूर्ण करने के लिए संज्ञा या विशेषण को जोड़ा जाता है, उसे पूर्ति कहते हैं। ठीक है। जैसे गांधी कहलाए से अभीष्ट अर्थ की प्राप्ति नहीं होती। अर्थ समझने के लिए यदि पूछा जाए कि गांधी क्या कहलाए तो उत्तर होगा गांधी महात्मा कहलाए। इस प्रकार कहलाए अपूर्ण अकर्मक क्रिया का अर्थ महात्मा शब्द द्वारा स्पष्ट होता है। ठीक है। इसमें महात्मा जोड़ करके जो बनाया गया है वो है हमारा पूर्ण रूप। ठीक है। इसी प्रकार से अन्य अर्थ हैं, उदाहरण हैं, मेरा भाई शिक्षक हो गया, सोना पीला होता है, साधु चोर निकला। साधु निकला, अगर हम कहें साधु निकला तो साधु क्या निकला, साहूकार निकला, चोर निकला, डकैत निकला। तो जब हमने जिसमें चोर लगाया तब सहायक क्रिया के साथ में हमारी जो है वो पूर्ण सेंटेंस हुआ। सकर्मक क्रिया, जिस क्रिया से सूचित होने वाले व्यापार का फल कर्ता पर ना पढ़कर कर्म पर पड़े उसे सकर्मक क्रिया कहते हैं। जैसे श्याम पुस्तक पढ़ता है, वाक्य में पढ़ता है क्रिया का व्यापार श्याम करता है। ठीक है। किंतु इस व्यापार का फल पुस्तक पर पड़ता है इसलिए पढ़ता है सकर्मक क्रिया है और पुस्तक कर्म शब्द है। ठीक है। अपूर्ण अकर्मक क्रिया, अब देखिए हम अपूर्ण अकर्मक क्रिया की बात करें तो जिस अकर्मक क्रिया का पूरा आशय स्पष्ट करने के लिए वाक्य में कर्म के साथ अन्य संज्ञा का या विशेषण का पूर्ति के रूप में प्रयोग होता है, उसे अपूर्ण अकर्मक क्रिया कहते हैं। जैसे राजा ने गंगाधर को मंत्री बनाया। राजा ने किसको बनाया मंत्री? गंगाधर को। वाक्य में बनाया अकर्मक क्रिया का कर्म वाक्य में बनाया अकर्मक क्रिया का कर्म गंगाधर है, किंतु इतने मात्र से इस कर्म का आशय स्पष्ट नहीं होता। उसका आशय स्पष्ट करने के लिए उसके साथ मंत्री संज्ञा भी प्रयुक्त होती है। इस वाक्य में बनाया अपूर्ण अकर्मक क्रिया है, गंगाधर कर्म है और मंत्री शब्द कर्म पूर्ति है। ठीक है। अब उपर्युक्त द्विकर्मक क्रिया, देखिए जिस सकर्मक क्रिया का अर्थ स्पष्ट करने के लिए वाक्य में दो कर्म प्रयुक्त होते हैं उसे द्विकर्मक क्रिया कहते हैं। जैसे शिक्षक ने विद्यार्थी को पुस्तक दी। शिक्षक ने विद्यार्थी को पुस्तक दी। इस वाक्य में दी क्रिया के व्यापार का फल दो कर्मों
पुस्तक और विद्यार्थी पर पड़ता है। इसलिए दी वाक्य में दी कर्मक क्रिया है, पुस्तक मुख्य कर्म है और विद्यार्थी गौण कर्म है। द्विकर्मक क्रिया के साथ प्रयुक्त होने वाले दोनों कर्म में से मुख्य कर्म किसी पदार्थ का तो गौण कर्म है, किसी प्राणी का बोध कराता है। उदाहरण, राजा ने ब्राह्मण को दान दिया। ठीक है। रचना की दृष्टि से क्रिया के भेद। देखिए, रचना की दृष्टि से क्रिया के दो प्रकार होती हैं, रूढ़ और यौगिक। देखिए, जिस रूढ़ क्रिया के बारे में जानते हैं, जिस क्रिया की रचना धातु से होती है उसे रूढ़ कहते हैं। ठीक है। जिस क्रिया की रचना रूढ़ से होती है, धातु से होती है, उसे हम रूढ़ कहते हैं। ठीक है। जैसे लिखना, पढ़ना, खाना, पीना आदि। ठीक है। अब यौगिक क्रिया, जिस क्रिया की रचना एक से अधिक तत्वों से होती है उसे यौगिक क्रिया कहते हैं। जैसे लिखवाना, आते जाते रहना, पढ़वाना, बताना, बड़बड़ाना आदि। यौगिक क्रिया के भेद। प्रेरणार्थक क्रिया, संयुक्त क्रिया, नाम धातु क्रिया। ठीक है। ये तो आप पढ़ ही चुके हैं। क्रिया की परिभाषा ये आप पढ़ चुके हैं। ठीक है। ये आपको दोबारा से रिवीजन के लिए है, इसमें आप देख सकते हैं। ठीक है। और इसी के साथ मैं आपको ये बताना चाहूँगा कि ये आपको क्रिया तथा क्रिया की परिभाषा, भेद और उनके उदाहरण अन्य तरीके से समझाने की कोशिश की गई है, जिसमें आपको ये नोट्स के रूप में आपको ये है नोट्स आपके, इसको आप पॉज करके स्क्रीनशॉट ले करके आप अपनी उत्तर पुस्तिका में लिख सकते हैं और लिखने के बाद इसे ग्रुप में शेयर करें। ठीक है। आपको ये बताएंगे कि हम आपको अगला वीडियो जो लेकर आएंगे वो विशेषण का होगा और विशेषण की जानकारी उसमें एक परिभाषा उसके भेद के साथ में अच्छे संक्षिप्त रूप में दी होगी। इसी के साथ मैं अपनी भाषा को विराम देता हूँ, आपसे विदा लेता हूँ। नमस्कार, धन्यवाद।